Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon बच्चों. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. हाँ बच्चे. Good evening, sir. बच्चे गुड इवनिंग. सर इसमें ना एक वो आ रहा है नोटिफिकेशन योर डेस्क इज ऑलमोस्ट फुल. नहीं तो अभी का तो कोई टेंशन नहीं है. हरियाणा आवाज इसमें तो अभी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं. हाँ. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग बच्चों. गुड इवनिंग. और पढ़ रहे हो अच्छे से? यस सर. लास्ट लेक्चर में टेक्सॉन के बारे में पढ़ लिया था. क्लियर हो गया था टेक्सॉन क्या होता है? यस सर. क्या होती है? एक क्वेश्चन पूछ लूं क्या? यस सर. ठीक है. Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन. हाइड्रा तो किंग डॉग के पहले क्या लिखे हो? At which level of taxonomic category Alsatian, dog and Hydra will fall in taxon? हिंदी में बोल रहा हूँ कि बताओ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के कौन से लेवल पे यानी कौन से टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में एल्सेशियन, डॉग और हाइड्रा ये तीनों एक ही टेक्सॉन में आ जाएंगे. एल्सेशियन, डॉग और हाइड्रा ये तीनों एक ही टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में रखना चाहता हूं मैं. बताओ वो कैटेगरी कौन सी होगी? इजी क्वेश्चन है क्या? थोड़ा बहुत यदि तुमको क्लासिफिकेशन वगैरह पता होगा तो हो जाएगा. सर हिंदी में पर और प्रीवियस लेक्चर का ही है. हाँ बच्चे प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ाया था सर हिंदी में वन टाइम और रिपीट कीजिए ना.
और ये भी चेक करने के लिए पूछा है कि तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे सर हिंदी में LCS वन टाइम रिपीट कीजिए ना। पढ़ा है ना? सर वन टाइम हिंदी में रिपीट कीजिए ना प्लीज। हिंदी में रिपीट करता हूँ। किस वर्गीकृत संवर्ग में एल्सेशियन, डॉग और हाइड्रा तीनों एक ही टेक्सॉन में आ जाएंगे? एक टेक्सॉन तुम्हें बताना है, इनमें से सॉरी कौन सी कैटेगरी है, इनमें से कौन सी कैटेगरी है जिसमें एक ही टेक्सॉन में आ जाएगा, मतलब इनमें से किसके अंदर ये तीनों आ जाएंगे सेम, उसमें सेम ही टेक्सॉन में, सेम टेक्सॉन में आ जाएंगे। बच्चे बोल रहे सर ये इतने खतरनाक क्वेश्चन कहां से बनाते हो? अरे इजी क्वेश्चन है, ये खतरनाक क्वेश्चन नहीं है, ये तुम्हें सोचने वाला क्वेश्चन है। पहले तो क्वेश्चन को समझो कि क्या पूछ रहा हूं। एल्सेशन क्या होता है जानते हो क्या? एल्सेशन क्या होता है जानते हो कि नहीं जानते? बोलो ना, नहीं जानते हो तो पहले बताऊंगा एल्सेशन क्या होता है। सर डॉग स्पीसीज। डॉग डॉग की वैरायटी है, यानी डॉग की सब स्पीसीज है। एल्सेशन जो है वो डॉग की सब स्पीसीज है। तो डॉग क्या होते हैं? स्पीसीज होते हैं। हाइड्रा, हाइड्रा भी जीनस मान लो, हाइड्रा वेरिडिस, हाइड्रा। और ये तीनों को एक ही कैटेगरी में रखना है। यदि ये तीनों एक ही कैटेगरी में एक ही टेक्सॉन में आ जाए, अलग अलग टेक्सॉन नहीं होना चाहिए, एक ही नाम लिखेंगे, इन कैटेगरी के आगे एक ही नाम लिखेंगे और उसमें ये तीनों आ जाएंगे। कौन सी कैटेगरी है? ज्यादातर बच्चे 4th आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे 3 भी आंसर दे रहे हैं। किंगडम। बच्चा फर्स्ट आंसर बोल रहा है। फोर। अच्छा क्वेश्चन है इसका मतलब। जिस क्वेश्चन में बच्चे सोच रहे हैं वो अच्छा क्वेश्चन। सर थर्ड और फोर्थ में कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन दूर कर दूं क्या? सर फोर्थ स्पेसी आएगा क्या? थर्ड आएगा सर। फोर्थ आएगा। सर दोनों में कंफ्यूजन है, थर्ड और फोर्थ में। थर्ड आएगा थर्ड। कंफ्यूजन क्या है देख लो ना। मान लो सब स्पीसीज की बात करते हैं तो सब स्पीसीज के आगे जो नाम आएगा उसमें तीनों एक साथ आ जाने चाहिए। क्या ऐसा होगा क्या? एक ही नाम में नहीं। एक टेक्सॉन का मतलब, टेक्सॉन की डेफिनेशन वापस बताता हूं। टेक्सॉन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म एक जैसे जीवों का समूह जो एक विशिष्ट वर्गीय संवर्ग से संबंधित होता है, उसे टेक्सॉन बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म दैट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है, तो क्या ये तीनों ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म है क्या? हमें वो ग्रुप ढूंढना है जिसमें ये तीनों समानताओं के आधार पर एक साथ रखा हुआ। ये तीनों समानताओं के आधार पर एक साथ वर्गीकृत किया होगा, उस समूह का नाम तुम्हें बताना है। ये इजी हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इजी हो गया कि उस समूह का नाम बताना है जिसमें ये तीनों समानताओं के आधार पर एक साथ रखे हुए। चलो देखते हैं सब स्पीसीज। यदि मैं सब स्पीसीज की बात करूं तो एल्सेशियन एक सब स्पीसीज होगा, डॉग दूसरी स्पीसीज है, हाइड्रा तीसरी जीनस या स्पीसीज है। अलग अलग हो गए सब स्पीसीज। रॉन्ग। स्पीसीज की भी बात करूं तो ये दोनों तो एक स्पीसीज के हैं, डॉग और एल्सेशियन, डॉग और उसकी वैरायटी एल्सेशियन दोनों की स्पीसीज है, बट हाइड्रा तो डिफरेंट स्पीसीज है। यदि हम बात करें फाइलम की तो डॉग और एल्सेशियन ये दोनों का फाइलम क्या होगा? कॉर्डेटा होगा। भाई डॉग जो है और उसकी वैरायटी जो भी कुछ होगा वो कौन से फाइलम से होगा? कॉर्डेटा से। जबकि हाइड्रा कौन से फाइलम से होगा? सिलेंड्रेटा। हाइड्रा का फाइलम पता था? नहीं पता है? हाइड्रा का फाइलम होता है सिलेंड्रेटा, यानी ये फाइलम सिलेंड्रेटा का मेंबर है, ये दोनों कॉर्डेटा में आएंगे। यस, अब आंसर प्रियंका ने दे दिया 1। किंगडम। किंगडम यस, किंगडम। जब हम किंगडम कितना इजी था सर। बात करेंगे तो एल्सेशियन, डॉग और हाइड्रा ये तीनों क्या सेम ही किंगडम के हैं कि अलग-अलग किंगडम के हैं? डिफरेंट किंगडम्स के हैं। किंगडम के हैं। कौन सा किंगडम? किंगडम एनिमेलिया। यानी किंगडम लेवल पे जो टैक्सॉन होता है, किंगडम लेवल पे टैक्सॉन के नाम मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में बताए थे। किंगडम लेवल पे जो टैक्सॉन होते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो किंगडम लेवल पे एक टैक्सॉन है एनिमेलिया, उस टैक्सॉन में एल्सेशियन भी आएगा, डॉग भी आएगा और हाइड्रा भी आएगा। ये तीनों के तीनों
एक ही टेक्सॉन में आ सकते हैं। किस उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा एनिमेलिया या एनिमल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा किंगडम। आई क्या बात समझ में? यस सर। समझ गए किस टाइप का क्वेश्चन था? इस क्वेश्चन में तुम्हें ये चेक करना था कि ये जो मैंने नाम लिखे तीनों तीन अलग अलग टेक्सॉन है, लेकिन यदि हमें इसे एक टेक्सॉन में ही रखना है तो वो टेक्सॉन कैसे ढूंढेंगे हम? वो टेक्सॉन हम ढूंढ सकते हैं जब हम इसे अरेंज करेंगे, देखते रहेंगे ऊपर, तो किंगडम में ये तीनों एक साथ आ जाएंगे। क्लियर है बात? चलो अब आगे बढ़ें। ठीक है बच्चों, रेस कर दूं? यस सर। लास्ट लेक्चर में हमने 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज के नाम पढ़ लिए थे। वो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज सबको पता है, किंगडम से लेकर के स्पीसीज तक। ठीक है, अब आज एक एक करके उन कैटेगरीज को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो कैटेगरी हम पढ़ेंगे, सबसे पहले वो कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी पढ़ेंगे? सबसे पहले स्पीसीज पढ़ेंगे। स्पीसीज टर्म किसने दिया था? टर्म गिवन बाय, क्या बताया गया किसी को? पहले भी बताया था, जॉन रे। यस, जॉन रे। वेरी गुड जॉन। जॉन रे ने स्पीसीज टर्म दिया था, बिल्कुल सही। स्पीसीज क्या होता है? स्पीसीज होता है ग्रुप ऑफ फंडामेंटली सिमिलर ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? स्पीसीज इज ग्रुप ऑफ fundamentally similar group of fundamentally similar organisms। हिंदी में बोलेंगे मूलभूत रूप से एक समान जीवों का समूह जो होता है उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम स्पीसीज। मूलभूत रूप से एक समान जीवों के समूह को स्पीसीज बोल देते हैं, जाति बोल देते हैं। स्पीसीज को हिंदी में क्या बोलेंगे? जाति। ठीक है, अब कई बार ये तो पुरानी डेफिनेशन है, ये पहले साइंटिस्ट लोगों ने जो डेफिनेशन दी थी वो थी कि जो मूलभूत रूप से समान जीवों का समूह होगा उसे हम क्या बोल देंगे? उसे हम स्पीसीज बोल देंगे। लेकिन मूलभूत रूप से समान का मतलब क्या? यहाँ पर एक क्लियर कट डिमार्केशन नहीं बताया, इस डेफिनेशन में क्लियर नहीं हो रहा कि मूलभूत रूप से समान का मतलब क्या है। जैसे मैं बात करूं कि हम लोग एक ही जाति के सदस्य हैं, यदि तुम्हारी बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो हम सब लोग जो है वो मूलभूत रूप से एक समान है। हमारे अंदर क्या समानता, मूलभूत समानता क्या है? We are humans. हमारे अंदर हाथ है, दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, एक नाक, मुंह, हेड, ट्रंक, ये सब है, ये सारी बातें क्या? तो बहुत एग्जैक्टली हम नहीं बता पा रहे कि फंडामेंटल सिमिलरिटीज में क्या-क्या चीजों को इंक्लूड करें और किसको इंक्लूड नहीं करें। ये सब समानताएं तो हैं, लेकिन किन समानताओं को इंक्लूड करें, सिमिलरिटीज को इंक्लूड करें और किसको इंक्लूड नहीं करें, ये हमें पता नहीं पड़ रहा है। तब फिर एक साइंटिस्ट जिन्हें 21वीं सदी का डार्विन बोलते हैं, कौन बताओ? अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर, यस, वेरी गुड। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक कांसेप्ट दिया जिसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ जाति की जैविक अवधारणा। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज हिंदी में बोलेंगे जाति की जैविक अवधारणा। अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। इन्होंने बोला कि जाति को डिफाइन करने की जरूरत इंसानों को नहीं है, जाति तो भगवान ने डिफाइन कर दी है। बोला कि एक जाति के जीव जो हैं उसे हम लोगों को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, तो नेचुरली ये तो भगवान ने ही एक जाति को डिफाइन कर रखा है। सबने पूछा किस तरीके से डिफाइन कर रखा है? तो उन्होंने बोला कि देखो, आप बोल रहे हो कि एक जाति के जो जीव हैं उनमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज होती हैं, मूलभूत रूप से समानताएं हैं। वो
मूलभूत रूप से समानताएं क्यों है? यदि हम सब लोग बात करें कि हम सब लोगों के अंदर 2 हाथ, 2 पैर, नाक, मुंह, आंख ये सब प्रेजेंट है, तो आखिर ये समानताएं क्यों है? क्यों कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसमें हाथ की जगह पे पंख हो, विंग्स हो? ऐसा क्यों नहीं है? कोई जाति जो है वो ऐसी इंसान की क्यों नहीं है जिसके अंदर पंख हो? कोई जाति ऐसी क्यों नहीं है जिसका नाखून नहीं है, जिसके पंजे हैं जो शेर की तरह दिखता है आधा? ऐसा क्यों नहीं है? जरूरत नहीं है उसका। वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि जाति ने अपने रूप को, अपने फॉर्म को मेंटेन किया हुआ है। एक जाति के जो लक्षण है वो मेंटेन है इसलिए क्योंकि वो दूसरी जाति से सेक्सुअली या रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट है। यानी हमारे लक्षण जो है, इंसान जो है उसके अंदर इंसान के लक्षण है। ऐसा नहीं हुआ कि आधे लक्षण पक्षी के आ गए, आधे इंसान के आ गए। ऐसा हुआ क्या? नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इंसान और पक्षी जननिक रूप से पृथकीकृत हैं, यानी रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हैं। दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन हो नहीं सकता, इसीलिए क्या होगा? लक्षणों की मिक्सिंग होगी नहीं। दोनों के दोनों अपने अपने लक्षणों के लिए क्या होंगे? स्पेशल होंगे, और इसीलिए एक जाति जो है वो अपने आप को मेंटेन रख पाती है। मेरी बात समझ में आई क्या? यस सर। समझ में आया ना कि कोई भी जाति जो है वो एक अपने फॉर्म में क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि वो दूसरी किसी जाति से जनन नहीं कर सकती। इसका मतलब उसके बच्चे में मिक्स लक्षण नहीं आएंगे, उसके अपने लक्षण मेंटेन रहेंगे। तो यहाँ पर इसका कंसेप्ट जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। जो जाति की जैविक अवधारणा है वो जननिक रूप से पृथकीकरण वाले कंसेप्ट के ऊपर आधारित है। और ऐसा इसलिए हो रहा है, जाति के सदस्य वो होते, एक ही जाति में कौन से सदस्यों को इंक्लूड किया जाता है? एक जाति के सदस्य वो होते हैं जो आपस में तो अंतर्जनन कर सकते हैं, आपस में तो इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरी स्पीसीज से वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होते हैं। क्लियर है बात? सर एक बार और अब मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं जाति की, जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग स्पीसीज की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। क्या होगा? These are the members which can interbreed, and produces fertile offspring। एक जैसे जीवों का वह समूह जो आपस में अंतर्जनन कर सकता है और जननक्षम संतति उत्पन्न कर सकता है। फर्टाइल का मतलब होता है जननक्षम। तो फर्टाइल या जननक्षम संतति उत्पन्न कर सकता है, उसे हम एक जाति में रखते हैं। ठीक है? एक जैसे जीवों का समूह जो है जो आपस में जनन कर सकते हैं और जननक्षम संतति उत्पन्न कर सकते हैं, उन्हें हम एक जाति में रखते हैं। क्या मैं यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन पूछूंगा तुम्हें? एक बात बताओ, पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन समष्टि जिसको बोलते हैं, इकोलॉजी में पढ़ते हो पॉपुलेशन। जीवों का, हाँ बताओ। ग्रुप ऑफ स्पीसीज। ग्रुप ऑफ स्पीसीज? नो। जीवों का समूह सब। ग्रुप ऑफ स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर एरिया। ग्रुप ऑफ स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर एरिया। एक समान जीवों द्वारा प्रजनन कि एक ही स्पीसीज? नहीं, ग्रुप ऑफ स्पीसीज। ग्रुप ऑफ स्पीसीज तो कम्युनिटी होगा बच्चे। सर एक ही स्पीसीज। एक ही स्पीसीज। यस सर। जब हम मानव समष्टि की बात कर रहे हैं ना, तो हम सिर्फ मानवों की बात कर रहे हैं कि एक एरिया में रहने वाले एक जैसे जीवों का समूह जो होता है उसे हम पॉपुलेशन बोलते हैं। और उसका भी क्राइटेरिया यही है कि वो अंतर्जनन कर सकता है। पॉपुलेशन और स्पीसीज में क्या अंतर होगा? तो बच्चा बताओ, पॉपुलेशन और स्पीसीज में क्या अंतर होगा? कोई अंतर भी होगा क्या? सर स्पीसीज में मतलब पॉपुलेशन में खाली एक ही स्पीसीज होता है और स्पीसीज तो बहुत सारे टाइप के भी हो सकते हैं। नहीं, एक स्पीसीज और एक पॉपुलेशन को ही कंपेयर कर रहे हैं। एक जाति और एक समष्टि, उसको ही कंपेयर कर रहे हैं। तो दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग है? जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करूं और ह्यूमन स्पीसीज की बात करूं, तो दोनों एक ही है कि अलग अलग है? ह्यूमन पॉपुलेशन एक ही है कि अलग अलग? सर अलग अलग जाति के समूह को बोलते हैं।
समूह को बोलते हैं, ये बात ठीक है। तो स्पीसीज में भी वही मेंबर्स आ गए, ग्रुप हो गया मेंबर्स का। नहीं देखो सर जरूरी थोड़ी ना कि एक ही एरिया में है स्पीसीज पूरे। हाँ यस, तुम सही बोल रहे हो। क्या कि जब हम जरूरी पॉपुलेशन की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर एरिया की ही बात करते हैं, और जब हम स्पीसीज की बात करते हैं तो वो एरिया बाउंड नहीं है। जैसे मैं बोलूं ह्यूमन स्पीसीज, तो ह्यूमन स्पीसीज के अंदर तुम क्या करोगे, वो सारे के सारे मेंबर को इंक्लूड कर लोगे, चाहे वो इस धरती पे कहीं भी रहते हैं। यदि वो किसी भी तरीके से अंतर्जन्म कर सकते हैं और बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो इस धरती पे जितने भी ऐसे इंसान रहते हैं उन सबके समूह को क्या बोलोगे, उन सबके समूहों को ही बोलोगे, सारी दुनिया में कहीं पे भी। लेकिन जब हम बात करेंगे पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन को डिफाइन कैसे करेंगे, ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ, सपोज एक एरिया की बात करें, ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ कोटा, या ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान, या ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ छत्तीसगढ़, ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड। तो हमें क्या होगा, हमेशा पॉपुलेशन को जब हम डिफाइन कर रहे होंगे तो क्या करना होगा, उस एरिया के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा। जब हम स्पीसीज की बात करेंगे, सॉरी पॉपुलेशन की बात करेंगे, लेकिन जब हम स्पीसीज की बात करते हैं तो दैट इज नॉट एरिया डिफाइंड, उसको हम एरिया में डिफाइन नहीं करते। यदि कहीं पे भी जीव रह रहा है जो आपस में अंतर्जनन कर सकते हैं, जननक्षम बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं एक स्पीसीज का मेंबर। क्लियर होगी बात सबको? यस सर। यही डिफरेंस है, पॉपुलेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया है, एक ही जाति के सदस्य जो एक विशिष्ट क्षेत्र में रहते हैं उन्हें ही हम क्या बोल देते हैं, वहां के समष्टि या पॉपुलेशन बोल देते हैं। ये बात पता पड़ गई सबको? चलो ये तो मैंने कांसेप्ट क्लियर करने के लिए बताया तुम्हें, कई बार दोनों एक ही रखते रहते हैं, इसलिए हम आगे चलते हैं कि हमने देखा स्पीसीज की डेफिनेशन पता पड़ गई। अब बोलते हैं कि ये एक ही जाति के सदस्य जो होते हैं उनका जीन पूल कांस्टेंट होता है या कंजर्व रहता है। जीन पूल ऑफ a particular species is conserved। एक पर्टिकुलर जाति का जीन पूल जो होता है, जीन पूल क्या होता है, व्हाट इज जीन पूल? जीन पूल क्या होता है, जानते हो क्या? नहीं, जीन पूल होता है किसी पॉपुलेशन के अंदर या स्पीसीज के अंदर जितने भी मेंबर हैं, स्पीसीज की बात करें तो स्पीसीज के लिए बोलेंगे कि एक स्पीसीज के अंदर जितने भी मेंबर हैं उनके अंदर जितने भी डिफरेंट टाइप के जीन्स होते हैं उन सबका संग्रह, उन सबका कलेक्शन जीन पूल कहलाता है। और जीन पूल जो है वो एक जाति का कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्यों कांस्टेंट है समझना। अब मैं तुमको एग्जांपल बता रहा हूं ना, उससे तुम्हें पता पड़ेगा कि आखिर एक जाति अपने आप को कैसे मेंटेन रख रही है, उनके कैरेक्टर क्यों मेंटेन है, समझना। हमने क्या, हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने देखा कि सपोज इस दुनिया में ना तबाही मच गई, प्रलय आ गया इस दुनिया में, और प्रलय आने के बाद में अब क्या हुआ, अब कुछ ही लोग जो है वो बच गए। कौन से लोग हैं? मान लो हम सब लोग हैं, जितने भी लोग मैं पढ़ा रहा हूँ और जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, हम सब लोग हैं, हम सब लोग जो है वो बच गए। हमारा ग्रुप जो है वो अर्थ के ऊपर सरवाइव कर गया, बाकी सारी ह्यूमन पॉपुलेशन, जितने भी ह्यूमन स्पीसीज के बाकी मेंबर थे सब डिस्ट्रॉय हो गए। एज्यूम करो अब क्या हुआ, अब हम कितने लोग बच गए, अब हम 53 पार्टिसिपेंट अभी हैं और एक मैं 54, हम 54 लोग जो है वो बच गए। और मैं तुम्हें पढ़ा रहा था क्या, स्पीसीज का कांसेप्ट। अब मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि आखिर किस तरीके से जीन पूल जो है वो कंजर्व रहता है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला बच्चों रुको एक बार जीन पूल सबके नोट कर लेते हैं। क्या किया, सबके जीन पूल नोट किया। जीन पूल में क्या क्या चीजें नोट करेंगे हम, कि कौन से कैरेक्टर के लिए कौन कौन सी जीन है। जैसे ब्लड ग्रुप के लिए मैंने नोट किया, किसी बच्चे का ब्लड ग्रुप आ रहा था ए, किसी का बी, किसी का ए बी, किसी का ओ। मैंने यहाँ पर नोट कर लिया कि जीन पूल कौन कौन सा आ रहा है आई ए जीन आ रहा है ब्लड ग्रुपिंग के लिए, आई बी आ रहा है, स्मॉल आई आ रहा है। ये 3 पर्टिकुलर टाइप की जीन जो है वो आ रही है। ऐसे ही सपोज हमने देखा कि आंखों के कलर कैसे हैं, उसके लिए जीन नोट करना स्टार्ट किया मैंने देखा किसी की आइज का कलर ब्लैक है, मान लो कैपिटल बी से लिख रहा हूं, किसी की आई का कलर जो है वो ब्लू है, स्मॉल बी से लिख रहा हूं। 2 आंखों के कलर आ गए।
हमने देखा कि किसी का हेयर कलर जो है वो ब्लैक है, किसी का हेयर कलर जो है, किसी का हेयर कलर ब्लैक है, कैपिटल एच से लिख रहा हूं, किसी का ब्लॉन्ड है, ब्लॉन्ड हेयर कलर, भूरे बाल जो होते हैं वो है, तो स्मॉल एच से लिख रहा हूं। तो क्या देख रहे हो, ये पर्टिकुलर जीन की लिस्ट बना रहा हूं जो हम सबके अंदर प्रेजेंट है, जितने भी डिफरेंट वेरिएंट जीन के प्रेजेंट है उसकी लिस्ट बना रहा हूं। तो सारे कैरेक्टर की ऐसी लिस्ट बना ली, उसको ही हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे जीन पूल। जीन पूल क्या होता है समझ गए क्या? जेनेटिक्स की बात करने लग गए हम लोग, Yes, sir. है ना, इतनी बात पता पड़ती है जीन पूल। तो हमने क्या किया, ऐसे सारे जीन का लिस्ट बना लिया। अब लिस्ट बना करके देख रहे हैं कि क्या जनरेशन टू जनरेशन जो है वो ये कांस्टेंट रहता है कि नहीं। अब बाकी कोई इंसान बचा नहीं है, हम ही लोग हैं, और हम लोगों का जीन पूल का एक लिस्ट मैंने बना के रख लिया। अब क्या होगा, अब यदि शादी करनी होगी तो अब बाहर तो कोई बचा नहीं है भाई, अब शादी होगी तो कहाँ पे होगी, जो अब हमारा जो ग्रुप है इसी ग्रुप में शादियां होंगी, उन्हीं के फिर बच्चे होंगे, फिर उनके जो बच्चे होंगे उन्हीं में आपस में शादियां होंगी, फिर उनके बच्चे होंगे, एक जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, बाहर तो कोई बचा ही नहीं। अब मान लो 4 जनरेशन 5 जनरेशन हो गया, उसके बाद में पॉपुलेशन तो बढ़ चुकी होगी, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग बन चुके होंगे। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उसके बाद में लिस्ट निकाली चेक करने के लिए कि क्या अभी भी जो जीन हमने लिस्ट बनाई थी वही जीन पॉपुलेशन में प्रेजेंट है कि उसके अलावा भी कोई जीन आ गया। क्या किसी की आंखों का कलर हरा होगा क्या? नहीं। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स से बच्चों में जा रहे हैं। यदि पेरेंट्स के लिए जीन नहीं थी किसी के पास तो बच्चों में भी नहीं होगी। म्यूटेशन को साइड में रखो, अभी म्यूटेशन को किसी के दिमाग में नहीं चलना चाहिए, म्यूटेशन चलने लग गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अभी म्यूटेशन की बात नहीं कर रहे, अभी रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो बच्चों के अंदर क्या होगा, किसी के बालों का कलर जो है वो नीला होगा क्या? No, sir. No, sir. वही जीन होगी। कॉम्बिनेशन अलग अलग मिल सकते हैं लेकिन जीन तो वही होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो मुझे लग रहा है तुम्हें ये बात समझ में आ रही होगी कि आखिर क्यों पॉपुलेशन के अंदर जीन पूल कांस्टेंट है, अभी भी वही जीन पूल है जो आज थी, 5 जनरेशन के बाद, 10 जनरेशन के बाद भी लगभग वही जीन पूल हमें देखने को मिल रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि रिप्रोडक्शन किन किन के बीच में होना है वो फिक्स हो गया, वही लोग आपस में रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। कोई दूसरे, सपोज यदि हम बोले कि यदि कहीं पे सपोज कोई दूसरी जगह पे कोई इंसान बच गए जिनके अंदर आंखों का कलर जो है वो हरा था, बाल का कलर नीला था, यदि ऐसे कोई इंसान बच गए और उनके और हमारे बीच में जनन की क्षमता होती तो फिर क्या होता, तो फिर हो सकता है कि कोई बच्चे के अंदर वो वाले जीन पूल के आते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गए हम, और हमारे अंदर जो जीन है वही जीन नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, एक पॉपुलेशन का जीन कांस्टेंट हो गया। इस तरीके से स्पीसीज जो है वो अपने जीन को मेंटेन रखती है, कंजर्व करती है। ये बात समझ में आ गई? अब Yes, इस sir. जाति की जो डेफिनेशन मैंने बताई अंशमेर वाली, इससे तुमको क्या लग रहा है, इस जाति को किसने डिफाइन किया? हमने डिफाइन किया कि ऊपर वाले ने डिफाइन किया? ये तो नेचुरल ग्रुप हो गया, भगवान ने डिफाइन किया। क्यों? क्योंकि भगवान ने पावर दी किसकी? रिप्रोडक्शन की। और वो रिप्रोडक्शन किसके साथ हो सकता है? उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, एक फॉर्म जो है स्पीसीज का वो आ गया, और वही फॉर्म जो है वो अपने आप को मेंटेन करता रहेगा अनलेस अंटिल देयर इज अ चांस ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन की वजह से या कुछ और फैक्टर जो है इवोल्यूशन में जो आप पढ़ते हैं उनकी वजह से न्यू स्पीसीज इवॉल्व होती है, बट एक स्पीसीज इसकी बात करें तो वो अपने कैरेक्टर को मेंटेन कर पाती है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि वो आपस में अंतर्जनन करते हैं, वो किसी दूसरे स्पीसीज के मेंबर के साथ में रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। ये बातें समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. डेफिनेशन, हाँ बच्चे, जीन पूल का डेफिनेशन लिखना। जीन पूल का डेफिनेशन होता है कि किसी जाति के या समष्टि, किसी जाति या समष्टि के जीवों में सभी जीव का संग्रह। आप लोग म्यूट करके रखो ना, कुछ करवाओ सर, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। करवाओ सर। बच्चे एक बार माइक सब लोग ऑफ कर लो अपने। रुको मैं माइक ऑफ करता हूँ। मैं बोल रहा हूं किसी जाति या समष्टि के जीवों में, किसी जाति या समष्टि के जीवों में उपस्थित सभी जीनों का संग्रह, सभी विभिन्न प्रकार के जीनों का संग्रह जीन पूल कहलाता है। सभी विभिन्न प्रकार के जीनों का संग्रह जीन पूल सर कहलाता है।
किसी जाति या समष्टि के जीव, क्या बोले एक बार और बोलिए ना। किसी जाति या समष्टि, जाति का मतलब स्पीसीज, समष्टि का मतलब पॉपुलेशन, किसी जाति या समष्टि के जीवों में उपस्थित सभी जीन्स का संग्रह, सभी जीनों का संग्रह, कलेक्शन, सभी जीनों का संग्रह जीन पूल कहलाता है, जीन पूल कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर कुछ केसेस, स्पेशल केसेस। जैसे आप लोगों को पता है किसके बारे में, म्यूल के बारे में। म्यूल किस किस के बीच में क्रॉस से बनता है? म्यूल जो है वो किस किस फीमेल हॉर्स एंड मेल डंकी। फीमेल हॉर्स एंड मेल डंकी। मेल डंकी, और इसका क्रॉस करवाए हैं फीमेल हॉर्स से। तो क्या मेल डंकी और फीमेल हॉर्स ये आपस में जनन कर पा रहे हैं ना, और इनका बच्चा भी बन रहा है जिसे हम बोल रहे हैं म्यूल। तो डंकी और हॉर्स इन दोनों को एक ही जाति में रखें कि नहीं रखें? बोलो। क्वेश्चन है कि क्या गधा और घोड़ा एक ही जाति के सदस्य हैं कि नहीं? है। ये नहीं। म्यूल को हिंदी में खच्चर बोलते हैं। डंकी और नहीं है हॉर्स सर। एक ही जाति के सदस्य हैं कि नहीं है? नहीं है सर। साक्षी मना कर रही है, प्रांजल भी मना कर रही है। प्रांजल नहीं है एक ही जाति के, अलग अलग जाति के, आर्टिफिशियली करते हैं। तो फिर यदि ये एक ही जाति के सदस्य नहीं है तो उसका कारण क्या है? नेचुरली भी होता है बच्चों इनके अंदर, वैसे तो हम आर्टिफिशियली करवाते हैं ऐसे क्रॉस, लेकिन नेचर में भी ये वाला क्रॉस तो मिलता है। क्या डंकी और हॉर्स जो है, डेफिनेशन पूरी पढ़ो तब रीजन पता पड़ेगा। डेफिनेशन क्या है? वो सदस्य जिनके बीच में इंटरब्रीडिंग होती है और जननशील संतति उत्पन्न होती है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग उत्पन्न होती है। क्या रीजन है कि ये दोनों अलग अलग जाति हैं? डॉन्की अलग है जाति और हॉर्स अलग जाति है, क्या रीजन है? सोच के बोलो बच्चों। क्योंकि जननशील यस, जननशील संतति उत्पन्न नहीं होती। यस, संतति अलग है। वो इनफर्टाइल होता है या स्टेराइल होता है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होना चाहिए, लेकिन म्यूल के अंदर रिप्रोडक्शन की पावर नहीं होती है, इसीलिए क्या है? ये स्टेराइल है। और स्टेराइल बच्चा बन रहा है, इसका मतलब वो एक जाति के सदस्य नहीं होंगे। क्लियर होगी बात? ऐसे ही और भी देखो, यदि मेल हॉर्स हो, नर घोड़ा है, और मादा डंकी यानी गधी है, नर घोड़ा और मादा गधे, मतलब मादा गधा, गधी बोलेंगे, ठीक है। इसके बीच में यदि हम क्रॉस करवाएं तो जो इनका बच्चा बनेगा उसका नाम क्या होता है पता है? हिन्नी। यस, हिनी। और हिनी भी क्या होती है? ये भी स्टेराइल होती है, इसीलिए हम डंकी और हॉर्स को अलग अलग जाति बोलते हैं, एक ही जाति नहीं बोलते। ठीक है, ऐसे ही एक और भी एग्जांपल लेता हूं, इससे मिलता जुलता है। सर एक बार और बताइए ना। सर हिन्नी क्या है? हिनी जो होता है, हिनी जो है वो भी मतलब जैसे खच्चर होता है उसी टाइप का एनिमल है, जो किससे बना? जो बना नर घोड़ा और मादा गधी के क्रॉस से। उसके अंदर भी जनन की क्षमता नहीं होती। एक और एग्जांपल देखो, सुना भी होगा ना, टाइगॉन। एक नाम सुना होगा लाइगर, सुना है क्या? टाइगॉन सुने। यदि मेल टाइगर इसका क्रॉस फीमेल लायन से करवा दे तो बनेगा टाइगॉन। यदि मेल लायन हो और फीमेल टाइगर हो, इनका क्रॉस करवा दे तो बनेगा लाइगर।
और देखा गया कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन की पावर भी होती है, रिप्रोडक्शन के लिए भी ऑर्गन्स या सिस्टम जो है वो डेवलप होता है। बताओ टाइगर लायन सेम स्पीसीज कि अलग अलग स्पीसीज? सेम स्पीसीज की अलग अलग? अलग अलग। सेम है, अलग अलग। सेम है। कुछ बच्चे सेम बोल रहे, कुछ अलग बोल रहे, कुछ बच्चे बोल रहे कि जनन भी हो गया, बच्चा भी पैदा हो गया, रिप्रोडक्शन की पावर भी है, तो फिर सेम होना चाहिए। जो बच्चे डिफरेंट बोल रहे हैं वो डिफरेंट क्यों बोल रहे हैं? क्यों डिफरेंट? सेम बोल रहे हो? बनने वाला बच्चा समान नहीं। बनने वाला बच्चा सामान्य नहीं है। देखो टाइगर का मैं नाम बताता हूं, पैंथेरा टिग्रिस। लायन जो है उसका नाम होता है पैंथेरा लियो। पैंथेरा टिग्रिस और पैंथेरा लियो तो दो अलग अलग जाति हो गए ना, जाति का नाम ही अलग अलग है। यस सर। जैसे पैंथेरा लियो है, दोनों का जीनस जरूर से एक जैसा है, अलग अलग जाति है। अब कुछ बच्चे सोचोगे तो इसका मतलब ये एक्सेप्शन है। देखो एक्सेप्शन क्या है समझो। क्या होता है ना कि प्रकृति में, नेचर में टाइगर और लायन ये दोनों रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं करते, मतलब जानबूझ के आपस में। देखो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मीनिंग समझो एक बार रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मीनिंग समझना। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जैविक पृथक्करण का मतलब क्या होता है? किसी भी रूप से, भले ही जीव देखने में बिल्कुल एक जैसे क्यों ना हो सकता है उनके अंदर बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज हो, लेकिन फिर भी यदि उनके अंदर जनन की क्षमता, आपस में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, तो उस केस में हमें दोनों को अलग अलग जाति कंसीडर करना होता है। यहाँ पर जो भी कुछ सिमिलरिटी है, बट उसके अलावा भी इनके अंदर जनन की रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का अलग अलग प्रकार का होना ही नहीं है। सिर्फ यही नहीं है कि एक के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऐसा है कि दूसरे का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वहां पे मैच नहीं कर रहा, सेट नहीं कर रहा, ऐसा नहीं। कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी टाइम डिफरेंस, टाइम बैरियर हो सकता है दो जीवों के बीच में। जैसे मान लो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कि चावल का दो प्लांट, चावल की दो वैरायटी है, सेम स्पीसीज बोल रहा हूं, दो वैरायटी है ना। देखने में बिल्कुल एक जैसा स्टेम होता है, रूट होता है, लीफ होता है, फ्लावर होता है, फ्रूट होता है, सब कुछ एक जैसा होता है। ऐसी दो चावल की वैरायटी है, एक ए है और एक बी है। लेकिन डिफरेंस क्या है? ए उगता है मान लो विंटर सीजन में, और मान लो बी जो है वो मैंने जेनेटिक इंजीनियरिंग करके बनाया, और बी को मैंने ऐसा बना लिया कि ये उगता है समर सीजन में। चावल की दो वैरायटी बनाई मैंने, ओराइजो सटाइवा की दो वैरायटी बनाई, एक ए जो विंटर में उगता है, बी जो समर में उगता है। दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन वो बायोलॉजिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग दो अलग अलग जातियां हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में टाइम गैप हो गया। एक जो है उसका फ्लावर सर्दी में उग रहा है, एक का फ्लावर गर्मी में उग रहा है। तो क्या सर्दी वाले प्लांट का पॉलन गर्मी वाले फ्लावर को पॉलिनेट कर सकता है क्या? नो, नहीं हो सकता। ऐसा तो होगा नहीं कि पॉलन जो है वो इंतजार कर रहा है, अच्छा अभी गर्मी में ना फूल खिलेंगे तब हम मिलेंगे, ऐसा कुछ इंतजार कर रहे हैं, होगा क्या? पॉसिबल नहीं। तो ऐसे केसेस भी होते हैं जहां पर आपसी समानता बहुत ज्यादा है, लेकिन जननिक पृथक्करण किसकी वजह से हो सकता है? टाइम की वजह से हो सकता है। कुछ में मॉर्फोलॉजिकल रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो सकता है, कुछ में टाइम मॉर्फोलॉजिकल आइसोलेशन हो सकता है। और इनके अंदर क्या है? इनके अंदर क्या है कि अब एक एग्जांपल हो कि कोई जंगल है, तुमने बहुत सारा कुछ जंगल के बारे में या फॉरेस्ट के बारे में जानते हो। एक जंगल में तुम देखते हो क्या टाइगर रहता है तो टाइगर ही रहता है, एक जंगल में लायन रहता है तो लायन ही रहता है। यदि एक जंगल में टाइगर और लायन दोनों रहेंगे तो अलग अलग रहेंगे। क्यों? क्योंकि मान लो एक लायन उधर से आ रहा है और टाइगर जो है वो इधर से जा रही है, एक लायन उधर से आ रहा है मेल लायन, और इधर से टाइगर जो है वो जा रही है। दोनों ने एक दूसरे को देखा, तो क्या दोनों जब एक दूसरे को देखेंगे तो उन्हें कुछ कुछ होगा क्या? क्या एक दूसरे पे प्यार आएगा? नो। बच्चे बोले सर प्यार क्या आएगा, जान के दुश्मन हो जाएंगे एक दूसरे के। बिल्कुल सही बात है। यानी क्या उनका जो बिहेवियर है वो कैसा है? वो एक दूसरे के लिए बहुत ही एंटी टाइप का है। उनके बीच में अफेक्शन ही नहीं है तो बच्चा कहां से? तो नेचुरली उनके बीच में जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, देखो कैप्टिव कंडीशन में कर सकते हैं। इंसान जो है उन्होंने
करवाया हुआ है कैप्टिव कंडीशन में कर सकते हैं, लेकिन नेचुरली वो करते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है। उस रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को हम क्या बोलेंगे? बिहेवियरल आइसोलेशन। कैसा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है इनके अंदर? बिहेवियरल रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है। उन दोनों के व्यवहार में ऐसा है कि वो आपस में नहीं करते हैं, इसीलिए हम इनको दो अलग अलग जाति में। आई बात समझ में? ये जो जाति का कंसेप्ट जो अंश मैंने दिया है, ये तो प्राकृतिक रूप से दिया है ना। इंसान जबरदस्ती, इंसान तो बहुत ही खुरापाती है, उसको तो जो बोल देगा ना ये नहीं हो सकता, पीछे पड़ जाएगा, वही करके बताएगा, देखो ये होता है ऐसा, पता करता है वो अच्छा क्या तरकीब लगाए कि हो जाए, है ना। तो इंसान तो बहुत खुरापाती है, तो उसकी बात नहीं करें यदि हम, तो प्राकृतिक रूप से शेर और चीता जो होता है, टाइगर और लायन जो होते हैं, वो बिहेवियरल रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन शो करते हैं, आपस में जनन नहीं करते हैं। लेकिन यदि हम उसे अपवाद स्वरूप कैप्टिव कंडीशन में रख के यानी कृत्रिम रूप से जनन करवा दें, तो उस केस में इनका बच्चा पैदा हो सकता है, वो जननक्षम भी होता है। लेकिन प्राकृतिक रूप से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होने की वजह से, बिहेवियरल आइसोलेशन की वजह से हम इन्हें दो अलग अलग बायोलॉजिकल स्पीसीज कहते हैं। क्या बात समझ आ गई? यस सर। ये जो दोनों एग्जांपल्स यस सर। ये इन एग्जांपल्स में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, उन्हें लगता है अरे हम तो पढ़ रहे हैं ऐसा, फिर तो अलग अलग जाति क्यों है? क्योंकि इनके अंदर बिहेवियरल आइसोलेशन होता है। समझ गए सब बच्चे? तो जाति के रिलेटेड ये जो इंपॉर्टेंट कांसेप्ट्स थे वो मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से हम एक जाति में जीवों को डिफाइन करते हैं। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब देखो कुछ जाति के एग्जांपल जो हमारे एनसीईआरटी में दिए हैं। ये एग्जांपल लिख लिया सब बच्चों ने? सर यस सर। यस सर। सर बिहेवियर आइसोलेशन को हिंदी में क्या लिखे? हिंदी में लिखो व्यवहारिक रूप से जननिक पृथक्कीकरण। व्यवहारिक रूप से जननिक पृथक्कीकरण। सर आइसोलेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? आइसोलेशन को हिंदी में बोलते हैं पृथक्कीकरण। पृथक करना, पृथक्कीकरण, आइसोलेशन, पृथक्कीकरण। अच्छा, मुझे और भी एग्जाम, मुझे बताओ कि किस प्रकार कौन से जीव ऐसे हैं जिनके ऊपर ये बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज एप्लीकेबल नहीं होता है? कौन से जीव हैं, कुछ उदाहरण बताने तुमको जिनके ऊपर बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज एप्लीकेबल नहीं है, बताओ। कोई जीव ऐसा जिसके ऊपर अंश मैंने हाथ जोड़ लिया, अंश मैंने बोला इसका तुम देख लो, इसका मेरे को समझ नहीं आता, इसका तुम फंडामेंटल सिमिलरिटी वाला ही डेफिनेशन रखो। डॉग इज स्पीसीज। कौन सी स्पीसीज? डॉग वाले। डॉग वाली? नहीं नहीं, डॉग वाली क्यों बच्चे? इसका अपवाद, ये जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट है इसका अपवाद हो सकता है वो जीव जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, जिसके अंदर लैंगिक जनन ही नहीं होगा, तो फिर वो लैंगिक जनन के आधार पर ही रहेंगे, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के आधार पर ही रहेगा। जिसमें लैंगिक जनन ही नहीं होगा उसके ऊपर ये बायोलॉजिकल कंसेप्ट लगेगा क्या? नहीं, है ना? नहीं लगेगा। मेल हनी बी। कौन से जीव है? मेल हनी बी। of species is not applicable on species that reproduces only asexual, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ asexual रिप्रोडक्शन होता होगा, उसके ऊपर ये बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज एप्लीकेबल नहीं होगा। ये जो जाति की जैविक अवधारणा है ये उन जातियों पर लागू नहीं होती जिनमें केवल अलैंगिक जनन पाया जाता है। क्या कुछ एग्जांपल भी जानते हो तो बता दो। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के ऊपर, बैक्टीरिया जो होता है वो केवल और केवल अलैंगिक जनन करते हैं।
रजनी ड्रॉन, बच्चे ड्रॉन को अकेले ऐसे नहीं ले सकते हम, क्योंकि ड्रॉन जो है उसके अंदर तो लैंगिक जनन होता ही है, भले ही वो पार्थेनोजेनेटिकली बन गया, लेकिन उसके बाद आगे तो उसने जनन किया ना बच्चों। ड्रॉन जो है वो मेल होता है ना, मेल, तो स्पर्म तो उसका ही काउंट होगा जब आगे बच्चे बनेंगे उसमें। बैक्टीरिया हो सकता है, अमीबा हो सकता है, अमीबा के अंदर भी लैंगिक जनन नहीं होता ना, सिर्फ अलैंगिक जनन होता है। तो ऐसे कोई भी जीव जिनके अंदर सिर्फ अलैंगिक जनन होता है, उनके ऊपर बायोलॉजिकल कांसेप्ट ऑफ स्पीसीज लागू नहीं होगा। क्या इतनी बातें समझ आ रही है सबको? बहुत आसान सी बातें हैं, बहुत आसान सी बातें, लेकिन कंफ्यूज करती हैं यदि तुमने डिटेल में इन्हें समझा हुआ नहीं है, एग्जांपल्स के थ्रू उन्होंने समझा नहीं है, तो फिर ये कंफ्यूज कर सकते हैं। ईस्ट के अंदर लैंगिक जनन होता है बच्चे, ईस्ट में सिर्फ लैंगिक जनन नहीं होता है, ईस्ट में लैंगिक जनन भी होता है। फंजाई में यदि मैं बात करूं कि फंजाई के अंदर जो क्लासेस है उसमें ड्यूटेरोमाइस्टीज के मेंबर जो होंगे उनमें सिर्फ अलैंगिक जनन होता है, तो ड्यूटेरोमाइस्टीज के मेंबर हो सकते हैं, है ना। अभी तुम दो ही एग्जांपल ध्यान रख लो, बैक्टीरिया और अमीबा। सर पैरामीशियम भी तो आ सकता है ना? कौन, क्या बच्चे? पैरामीशियम। पैरामीशियम, पैरामीशियम में भी इसका एक्सेप्शन, पैरामीशियम में भी ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन उसके अंदर ना ट्रांसडक्शन जैसी प्रोसेस होती है, जिसको कई बार लोग जो है उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मान लेते हैं, बट वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है नहीं, तो पैरामीशियम भी हो सकता है इसका आंसर। हाइड्रा में लैंगिक जनन होता है बच्चे, हाइड्रा में तो होता है, हाइड्रा में लैंगिक जनन हो सकता है, मतलब सब में तो नहीं होता बट हो सकता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल जो है वो ध्यान रखना, और ऐसे तुम्हारे माइंड में कोई भी एग्जांपल आए जो पर्टिकुलर स्पीशीज देती है इसमें लैंगिक जनन नहीं होता, तो तुम वो आंसर टिक कर पाओगे कि वो एक्सेप्शन है किसका, बायोलॉजिकल कांसेप्ट का। एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल देख रहे हैं, जाति के कुछ एग्जांपल, जैसे टाइगर, लायन, ठीक है ना, इनके बायोलॉजिकल नेम, जूलॉजिकल नेम आपको याद रखने हैं। टाइगर का नाम है क्या? पैंथेरा टाइग्रिस। यस, वेरी गुड। लियो। लायन का है पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो। और लेपर्ड का होता है पैंथेरा पार्डस। पैंथेरा पार्डस। पार्डस, वेरी गुड, पार्डस। में कैट, कैट का नाम होता है डोमेस्टिका, कैट का होता है फेलिस डोमेस्टिका। डॉग का नाम बताइए, डॉग का जूलॉजिकल नेम है क्या? कैनिस फैमिलियरिस, डॉग का नाम है कैनिस फैमिलियरिस। वुल्फ का भी बता दो क्या? कैनिस ल्यूपस, कैनिस ल्यूपस। इंसानों का नाम याद मत रखना, इंसानों का बायोलॉजिकल नेम जो है, जूलॉजिकल नेम जो है वो याद नहीं रखना है, ठीक है। कोई भी बच्चा इंसानों का जूलॉजिकल नेम याद नहीं रखेगा, सर डिस्टरबेंस हो रहा है, सुनाई नहीं दे रहा। सर नॉइज आ रहा है किससे? माइक जो है वो ऑफ रखो। ह्यूमन का होमो सेपियंस होता है, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को हमेशा याद रहता है और हमेशा याद रहेगा, बट ये याद रखना है जूलॉजी में, एटलीस्ट ये इस चैप्टर में, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसमें इतने नाम तो जरूर से ध्यान रखना है। ऐसे प्लांट के अंदर कुछ नाम, प्लांट के लिए देखो, पोटैटो, सोलेनम, ट्यूबरोसम, टोमेटो, टोमेटो का पता है क्या? टोमेटो का बॉटनी का नेम बताओ, चलो ये मैं नहीं बता रहा, बताओ।
टोमेटो का बॉटेनिकल नेम बताओ। लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। लाइकोपर्सिकम। लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। और भी कोई कुछ बोलना चाहता है क्या? टोमेटो का नाम मैंने बताया पहले भी, लाइकोपर्सिकम सर। लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। और भी कुछ बोलना चाहते हो क्या? ये तो सिनोनिम्स है। वैलिड नेम कौन सा है? सोलेनम लाइकोपर्सिकम। यस, वैलिड नेम जो है वो है सोलेनम लाइकोपर्सिकम। दो नाम है इसके, सोलेनम लाइकोपर्सिकम और लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, दो नाम है इसके। बैंगन का बताइए क्या? ब्रिंजल। ब्रिंजल का बताइए क्या? सोलेनम मेलंजिनम। वेरी गुड, सोलेनम मेलंजिना। ये चीजें जो है वो जब हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे उस टाइम पे भी आएगी। ब्रिंजल के अलावा नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लेता हूं। राइस का तो लास्ट लेक्चर में बात कर ही लिया था, ओराइजा सटाया हुआ। बीट का बताइए क्या? बीट का टिट्रिकम एस्टिवम। क्रिटिकम एस्टिवम। एस्टिवम। किसी बच्चों को स्वीट पोटैटो का नाम पता है क्या? स्वीट पोटैटो पाइसम का बॉटेनिकल नेम क्या होता है? पाइसम सटाइवम। इपोमिया बटाटा। इपोमिया बटाटा। चलो अभी बहुत सारे एग्जांपल नहीं रटवाता हूं, अभी थोड़े से एग्जांपल देखते हैं हम, और जैसे जैसे अपन एग्जांपल पढ़ते जाएंगे और भी आएंगे तो वो मैं तुम्हें बताते जाऊंगा। मॉर्फोलॉजी में हम बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे, बहुत सारे। और अभी जो कंसेप्ट हम पढ़ेंगे इससे मॉर्फोलॉजी के अंदर बच्चों अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, एक बात मैं क्लियर कर दूं, अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, यदि मैं किसी बच्चे को बोलूं कि अच्छा चलो ब्रासिका कंपेस्ट्रिस का पूरा क्लासिफिकेशन बताओ, चैप्टर में तो हम क्लासिफिकेशन ही पढ़ रहे हैं ना, किंगडम से लेकर के स्पीसीज तक, और मैं किसी बच्चे को बोलूं कि चलो पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन बताओ चाइना रोज का, ब्रासिका कंपेस्ट्रिस का, या फिर अनियन का, तो तुम लोग बोलोगे सर ये कितने ऐसी चीज नीट में थोड़ी आती है, तो आउट ऑफ सिलेबस चीजें पूछ रहे हो आप हमसे। और यदि यहीं पे मैं बोलूं कि अच्छा चलो ह्यूमन का बताओ तो आप बता दोगे, मैं बोलूं वीट का बताओ तो आप बता दोगे। यदि मैं बोलूं हाउस फ्लाई का भी नाम बताओ, मस्का डोमेस्टिका। और यदि मैं बोलूं कि हाउस फ्लाई का क्लासिफिकेशन बताओ तो बता सकते हो? हाँ सर बता सकते हैं। Very good. यस सर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो तो तुम लोगों ने रट रखा है, उसका क्लासिफिकेशन तो तुरंत बोल दिया हाँ सर बता सकते हैं। और जैसे ही मैंने एनसीईआरटी में जो क्लासिफिकेशंस नहीं दिए उनके बारे में बोला था, तुम्हारे मन में चलने लग गया कि अरे ये तो बहुत ही मतलब अजीब सा चीज है, ये तो हमने पढ़ा नहीं, ये तो नीट के सिलेबस में है। लेकिन बच्चों ये चैप्टर ना एक्चुअल में आपको ना ह्यूमन का क्लासिफिकेशन रटवा नहीं रहा है या मैंगो का क्लासिफिकेशन रटवा नहीं रहा है। ये चैप्टर क्या कर रहा है, ये आपका कंसेप्ट ऐसा बिल्डअप करना चाहता है कि यदि कल को ब्रासिका का क्लासिफिकेशन लिखने के लिए आ जाए, ब्रासिका कंपेस्ट्रिस, तो आप बिना देखे लिख पाए। यदि चाइना रोज का क्लासिफिकेशन लिखने के लिए आ जाए तो आप उसको बिना रटे लिख पाए। ये चाहता है ये चैप्टर समझा रहा है आपको ये चीजें कि कैसे हम क्लासिफिकेशन लिखते हैं। और मैं जो पढ़ाने वाला हूँ ना आगे, वो आपको वही चीज सिखाएगा, यानी जो एनसीईआरटी में दिए गए ना वो रटने की जरूरत पड़ेगी, ना उसके बियॉन्ड कुछ पूछेगा तो रटने की जरूरत पड़ेगी। जो भी हमारे सिलेबस में दूर तक भी कहीं पे कोई प्लांट या एनिमल की इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसका क्लासिफिकेशन आपको अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाए। और ये मैं बैठ करता हूँ, अभी लेक्चर खत्म होते होते देखना आपको ये सारे क्लासिफिकेशन आप बोलोगे हमें तो रटने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो सब आ गया है, समझ गए हैं हम कैसे देखते हैं। ये एग्जांपल लिख लिए सब बच्चों ने, इरेज कर दूं? यस सर। यस सर। अब नेक्स्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरी की हम बात करेंगे। वो नेक्स्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरी है क्या? जीनस। नेक्स्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम। जीनस सिंगुलर है, जीनस का प्लूरल क्या होता है, बहुवचन क्या होता है जीनस का? जीनस का बहुवचन बताइए क्या? जेनेरा। जीनस का बहुवचन होता है जेनरा। कई बार आपने जेनेरा वर्ड पढ़ा होगा, वो बहुवचन है। अब देखो स्पीसीज के ऊपर वाली कैटेगरी है जीनस। तो एक स्पीसीज के मेंबर में जितनी समानताएं होती हैं
एक जीनस के मेंबर में वो समानताएं ज्यादा होंगी कि कम होगी? वुल्फ को हिंदी में भेड़िया बोलते हैं, टिल्लू बच्चे कम हो वुल्फ को भेड़िया। कम होंगी सर। और एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए सर। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि एक जाति के जीवों में समानता ज्यादा होगी कि एक जीनस के जीवों में समानता होगी? जाति जाति। ज्यादा। जीनस में जो मेंबर आएंगे उनमें समानताएं थोड़ी कम होगी। ठीक है, बिल्कुल सही। तो एक जीनस कैसे बनता है? समान जीवों का समूह मिलकर के एक जीनस बनाता है, वंश बनाता है। यानी जीनस जीनस क्या हम बोलेंगे? इट इज ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। इट इज ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, यानी आपस में संबंधित, अंतर संबंधित जातियों का समूह जो है वो एक वंश बनाता है। ठीक है, अब एनसीईआरटी पढ़ी है जीनस के बारे में? एनसीईआरटी में एक लाइन पढ़ा होगा, बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा लाइन है। लिखा हुआ है जीनस शेयर member of genus share number of common character, then number of other species। ये बड़ा ही टफ सा सेंटेंस है जो एनसीईआरटी में दिया है। ये ब्लैंक स्पेस जो छोड़ा है ना, यहाँ पे आपको बताना है मोर आएगा कि लेस आएगा। जाति के जीवों में समानता किसी दूसरे वंश के जीवों में समानता किसी दूसरी जाति के तुलना में क्या होती है? कम की जाता, कम होता है। लेस। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग। अभी मैंने जो पूछा क्वेश्चन इसके पहले कि बताओ जाति में समानता ज्यादा होती है कि कम होती है, सब बच्चों ने बहुत जल्दी फटाक से आंसर दे दिया था कि जाति में समानताएं ज्यादा होंगी, वंश में समानताएं कम होंगी। बहुत तुरंत से आंसर दे दिया था सब। अब ये सेंटेंस का आंसर दो, मोर और लेस। सेम नहीं हो सकता सर? सेम नहीं, क्योंकि अलग दूसरी जाति से कंपेयर कर रहे हैं। कॉमन कैरेक्टर। ज्यादातर बच्चे आंसर दे रहे हैं लेस। ज्यादातर बच्चे आंसर दे रहे हैं लेस। जो भी बच्चे लेस आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है, उन्होंने एनसीईआरटी की बुक से पढ़ी। समझी है कि नहीं? वो मैं तुमको यहाँ बताने वाला हूँ कि क्या रीजन है। बोल रहे हैं कि एक जीनस जैसे पैंथेरा जीनस है, तो बोल रहे हैं कि पैंथेरा जीनस के अंदर जो भी मेंबर्स होंगे या जो भी स्पीसीज होंगी उनके अंदर सिमिलरिटी क्या होंगे? ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू अनदर जीनस, अनदर स्पीसीज। कोई दूसरी स्पीसीज यानी उस जीनस के बाहर के जाति से कंपेयर कर रहा है, उस वंश के अलावा दूसरी कोई जाति है तो उस जाति के सदस्य की तुलना में यदि हम बात करें तो एक वंश के जाति के सदस्यों में समानता ज्यादा होगी, एक जीनस के सदस्यों में समानता ज्यादा होगी। आई बात समझ में? क्या ये बात समझ में आई कि एक वंश के अंदर एग्जांपल के साथ समझेंगे तो हमें पक्के से चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे एग्जांपल ले रहा हूं पैंथेरा। सर पैंथेरा क्या पैंथेरा एक जीनस है? सर सर एक बार क्वेश्चन और रिपीट कीजिए ना। क्वेश्चन ये है कि किसी वंश के सदस्यों में समानता दूसरी जाति के सदस्यों की तुलना में, किसी दूसरी जाति के सदस्यों की तुलना में कम होती है कि ज्यादा होती है? नहीं समझ में आ रहा है ना? नहीं सर वॉइस नहीं समझ में आ रहा है? सर वॉइस इको हो रहा है। इको हो रहा है। बोलने के बाद वापस से मैं रिपीट करता हूँ। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वंश के जो जीव हैं उनके अंदर समानता किसी दूसरी जाति के सदस्यों की तुलना में
कम होती है कि ज्यादा होती है? कम होती है। कैसे? एग्जांपल से समझो, समझ में आएगा। पैंथेरा, पैंथेरा एक वंश है। ये पैंथेरा जीनस जो है, इसके अंदर कौन-कौन मेंबर आते हैं, नाम बताओ। कौन-कौन मिलकर के पैंथेरा बना रहे हैं? चीता, लायन, टाइगर, लॉयन, टाइगर, टाइगर, लियोपार्ड। लियोपार्ड। लेपर्ड, ये मिलकर के पैंथेरा बना रहे हैं। ठीक है ना? अब ये बोल रहा है कि पैंथेरा वंश, अभी लाइन में देखो, यहाँ पर जीनस लिखा पैंथेरा, मेंबर ऑफ पैंथेरा शेयर किसके कंपेयर में? दूसरी जाति में। दूसरी जाति में लिख रहा हूँ ह्यूमन, होमो सेपियंस। तो पैंथेरा के सदस्यों में जो समानता होगी वो ह्यूमन के कंपेयर में क्या होगी? ज्यादा होगी। यदि हम इनके मेंबर्स में समानता देखें, लायन, टाइगर और लेपर्ड, इनकी आपसी समानता ह्यूमन से कंपेयर करेंगे तो उसके कंपेयर में क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, आपस में एक जीनस में समानता ज्यादा होगी, दूसरे के कंपेयर में यदि हम बात करें इन कंपेयर टू ह्यूमन क्या होगा? लेस होगा। मतलब ह्यूमन से यदि हम देख रहे हैं, मेंबर ऑफ जीनस शेयर लेस नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर देन मेंबर ऑफ अदर स्पीशीज ह्यूमन, और इसके रिलेटेड जो स्पीशीज हैं या जीनस उनके कंपेयर में इससे पैंथेरा की समानता कम होगी, इसी जाति के मेंबर की आपसी समानता ज्यादा होगी। पैंथेरा में लायन, टाइगर और लेपर्ड की समानता ज्यादा और ह्यूमन से समानता कम हो जाएगी। ह्यूमन से यहाँ पर अदर स्पीशीज क्या है? ह्यूमन, और यहाँ पर ये क्या है? पैंथेरा। तो पैंथेरा की समानता जो है वो ज्यादा होगी, होमो के कंपेयर में कम हो जाएगी। ये यहाँ पर कहना चाहता है। तो एनसीईआरटी की ये लाइन जो है उसे जरूर से अच्छे से पढ़ लेना, आज थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और सिंपल बात करें, ये जो कॉम्प्लिकेटेड बात है एनसीईआरटी की, और यदि हम सिंपल बात करें तो सिंपल बात क्या है? सिंपल बात यही है कि एक जीनस के मेंबर जो होते हैं उनके अंदर सिमिलैरिटीज जो होती हैं वो ज्यादा होती है कि कम होती है? एक जीनस के मेंबर में स्पीशीज के कंपेयर में, उसी जीनस की जो स्पीशीज हैं उसके कंपेयर में समानता कम हो जाती है। ऊपर जाते जाएंगे तो सिमिलैरिटीज कम होती जाएंगी। चलो कुछ और एग्जांपल बताओ। कैट, कैट का जीनस क्या है? कैट का जीनस फेलस, फेलिस, फेलिस, डॉग का जीनस क्या है? कैनिस, 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 ह्यूमन का जीनस क्या है बताओ? होमो, होमो, होमो। तो जीनस का पता लगाना मुझे लग रहा है बहुत आसान है यदि आपको उसका जूलॉजिकल नेम पता है तो। हाउस फ्लाई का जीनस बताओ। मस्का, मस्का, क्या लिखना पड़ेगा क्या कि बाइनोमियल नेम से ही पता पड़ जाएगा? बाइनोमियल नेम से ही पता पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा? यस सर, यस सर, हाउस फ्लाई का जीनस है वो मस्का। मस्का। ठीक है, जीनस के बाद में अब ये तो कुछ एग्जांपल हमने किसके ले लिए? ये एग्जांपल ले लिए हमने एनिमल के, ऐसे प्लांट के एग्जांपल ले लें। तो बताओ क्या टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल, टोमेटो, पोटैटो और ब्रिंजल क्या तीनों सेम स्पीशीज के मेंबर है कि डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर है? डिफरेंट डिफरेंट, different species but same genus, that is Solanum. इसकी बात कर रहा है different, और जीनस की बात करें तो सेम, सेम, उस जीनस का नाम क्या है? सोलेनम। सोलेनम, ईट का जीनस क्या है बताओ? ईट का जीनस बताओ। मुझे लग रहा है ट्रिटिकम, सिंपल बायोलॉजिकल नेम जो है वो नहीं पता है, बॉटनिकल नेम, जूलॉजिकल नेम नहीं पता है। माइक म्यूट करवाओ सर, आवाज नहीं सुनाई रहा है। सर माइक म्यूट करके प्लीज बोलिए। माइक म्यूट करो सर। मैं म्यूट कर देता हूँ। वीट का जीनस जो है वो ट्रिटिकम, वीट का जीनस ट्रिटिकम,
गोभी का जीनस बताओ, गोभी का जीनस, कैबेज कॉलीफ्लावर, कैबेज कॉलीफ्लावर जीनस बताओ। ब्रेसिका, कॉलीफ्लावर ब्रासिका, जीनस है ये सबका जीनस होता है ब्रासिका। और भी बहुत सारे ऐसे, आप लोग जब मॉर्फोलॉजी पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे नाम पता होंगे, उनके जीनस और ये सब कुछ आप बता सकते हो। नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं, जीनस के बाद में नेक्स्ट फैमिली। फैमिली। क्या बोल सकते हैं हम, फैमिली क्या होती है? फैमिली इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, फैमिली इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। अब यहां पर भी एक सेंटेंस लिखो, मेंबर्स ऑफ वन फैमिली शेयर कॉमन कैरेक्टर in comparison to same genes. और वन जीनस। अब ये जो ब्लैंक स्पेस है ना, यहाँ पे मोर या लेस में से कुछ आएगा, बताओ। मेंबर ऑफ वन फैमिली शेयर मोर और लेस, क्या आएगा? कॉमन कैरेक्टर इन कंपैरिजन टू वन जीनस। एक कुल के सदस्यों में एक वंश की तुलना में समान लक्षणों की संख्या कम होती है कि ज्यादा होती है? सब बच्चे लेस बोल रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ठीक है, इसका मतलब ये कंसेप्ट तो आपका क्लियर है कि जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे क्या होगा, कॉमन कैरेक्टर जो है वो कम होते जाएंगे, घटते जाएंगे। ये कंसेप्ट आपका क्लियर है। नेक्स्ट देखो अब इसके बाद में, इसके भी एग्जाम। अब यहाँ पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, ध्यान से सुनोगे तो जीवन आसान हो जाएगा तुम्हारा। क्या चीजें कि जैसे हम कई बार सिमिलर जीनस देखते हैं, तो एनिमल में फैमिली का नाम कुछ इंपॉर्टेंट जीनस के नाम में इडी लगा करके लिख देते हैं। कैसे? जैसे एग्जांपल के लिए एक जीनस लिख रहा हूं, पैंथेरा। पैंथेरा नाम का एक जीनस जानते हो क्या? यस सर। एक जीनस जानते हो? एक जीनस है फैलिस, और ये दोनों जीनस, फैलिस जीनस में कौन आता है? कैट। तो ये दोनों जीनस जो हैं, इनके बीच में आपसी समानता है, और आपसी समानता के आधार पर इन्हें एक फैमिली में रख दिया गया है। यानी समान जीनस जो है, समान जेनेरा जो है, उन्हें हमने एक फैमिली में रख दिया। पैंथेरा और फैलिस, ये दोनों के दोनों मिलकर के एक फैमिली बनाता है, उस फैमिली का नाम है फैलिडी। फैलिडी। तो क्या सफिक्स लगा, क्या प्रत्यय लगा इसके अंदर? ईडी लगा। क्या लगा? ईडी, ईडी। और बच्चों आपने ना एक कहावत सुनी होगी, एक कहावत आपने क्या सुनी होगी? आपने सुना होगा कि बिल्ली जो है वो शेर की मौसी है। सुना है क्या? यस सर। बिल्ली शेर की मौसी है। तो इसका मतलब क्या, ये दोनों एक ही फैमिली के मेंबर है क्या? यस सर। एक ही फैमिली के मेंबर है, देख लो। उस फैमिली का नाम है फैलिडी। एक बार क्या हुआ, एक बार क्लास में बच्चों को ऐसे मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने सोचा कि उनको इजीली याद रह जाए कि जो लायन, टाइगर और लेपर्ड है और कैट है, ये सब एक फैमिली के हैं। तो मैंने उनको क्या किया, मैंने उनको ये कहावत सुना दी कि ना कि जो इन दोनों की फैमिली एक होती है। कैसे पता पड़ गया? कि बिल्ली शेर की मौसी है। तो इससे ध्यान रखना कि ये दोनों एक ही फैमिली के। इतने में एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, बोला सर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। तो मैंने बोला कि ठीक है पूछो। तो फिर उसने मुझे क्या पूछा? उसने मुझे पूछा कि सर तो फिर क्या गाय और इंसान भी एक ही फैमिली के हैं क्या?
मैंने बोला गाय और इंसान एक ही फैमिली, क्या ह्यूमन और काऊ जो है वो सेम फैमिली के कि अलग अलग? अलग 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 अलग। तो वो बोलेगा सर हम तो बोलते हैं गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, एक ही फैमिली के हैं क्या, है ना? तो ध्यान रखना, हाँ सही बात है। तो वो एक ही फैमिली के नहीं, कहावत से जरूरी नहीं कि सारी चीजें हर जगह अप्लाई कर दो। तो ह्यूमन जो है, भले हम बोलते थे गाय हमारी माता है, हम सेम फैमिली के नहीं है, लेकिन बिल्ली और पैंथेरा जो है ये सेम फैमिली के होते हैं, ध्यान रखना। ऐसे ही यदि मैं आपको और पूछूं कि कैनस कैनिस कैनिस की फैमिली का नाम बताओ। कैनिस जो एक इंपॉर्टेंट जीनस है, इसकी फैमिली का नाम बताओ। कैनिडी। कैंडी। कैनेडी। रख लिया क्या? रख लिया क्या कि तुमने जीनस का नाम, एक इंपॉर्टेंट जीनस का नाम पकड़ा और उसके अंदर क्या कर दिया, इडी लगा दिया, तो क्या नाम हो गया? कैनिडी। ऐसे ही ह्यूमन का जीनस क्या है? होमो। फैमिली का नाम क्या है हमारे? होमोडी। होमोनिडी। होमोनिडी। लगाया होमिनिडी, ईडी लगा दिया। ऐसे हाउस फ्लाई का जीनस क्या था? बोलो। म्यूसिडी। म्यूसिडी। मस्का था, तो फैमिली का नाम क्या होगा? मस्किडी या म्यूसिडी। तो क्या रट लोगे क्या? यस सर। यस सर। ये आसान है, रटने की जरूरत नहीं है। यदि एक बार समझ लिया तो जैसे ही इनका जीनस तुम्हें पता होगा, ऑटोमेटिकली फैमिली का नाम तुम्हारे माइंड में आ जाएगा। क्या करना होगा? उस जीनस के नाम में ही ईडी लगा देना होगा, फैमिली का नाम बच जाएगा। ठीक है। प्लांट के अंदर क्या होता है? प्लांट के अंदर भी ऐसा ही रूल है, मिलता जुलता सही रूल है। प्लांट के अंदर भी क्या होता है? फैमिली के नाम में एसी लगा देते हैं, सॉरी जीनस के नाम में एसी लगा देते हैं, तो फैमिली बन जाता है। जैसे प्लांट के लिए कुछ एग्जांपल देखो, जीनस और फैमिली। क्या अभी एक जीनस का नाम सुना? सोलेनम। जीनस सोलेनम सुना? इससे मिलता जुलता जो और सोलेनेसी। हो सकता है, टूनिया, धतूरा, सुना है क्या ये नाम सब? यस सर। टूनिया, धतूरा, कैप्सिकम, ये सब एक ही फैमिली के हैं। क्या नाम है इस फैमिली का? सोलेनेसी। यानी आप जितनी भी फैमिली पढ़ते हो उसके अंदर सफिक्स क्या लगा हुआ होता है? एसी लगा हुआ होता है, ACEAE। कैसे? जैसे पोएसी, पोआ जो होता है, एक ग्रास होता है, उसका एक नंबर है, तो पोआ और वीट का ट्रिटिकम, राइस का ओराइजा, ये सारे के सारे सेम फैमिली के मेंबर है। कौन सा फैमिली है वो? पोएसी। पोएसी। ऐसे लिलियम नाम सुना है क्या? लिलियम यस सर। कौन सी फैमिली का होगा? लिलियम लिएसी। ब्रासी का नाम सुना है क्या? ब्रासी का यस सर। कौन सी फैमिली का होगा? ब्रासी का कौन सी फैमिली का होगा बताओ? ब्रेसिकेसी। ब्रासिकेसी। ब्रासिकेसी का मेंबर होगा। ऐसे ही और भी यदि नाम की बात करूं तो चाइना रोज, हिबिस्कस। चाइना रोज जो है वो हिबिस्कस होता है क्या? यस सर। हिबिस्कस। और इसी का एक इंपॉर्टेंट मेंबर जो है वो मालवा है, और इसके आधार पर की फैमिली का नाम जो है वो है मालवेसी। तो क्या होता है? प्लांट के अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट जीनस है उनके नाम में एसी लगा करके फैमिली का नाम बन जाता है। क्या फैमिली क्लियर हो गई? कुछ एग्जांपल ध्यान रखोगे? ऐसे ही इपोमिया। इपोमिया क्या था? इपोमिया स्वीट पोटैटो था क्या? स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो। इपोमिया स्वीट पोटैटो होता है। और तुमने नाम सुना होगा कॉन्वोल्वुलस, या मैं सिर्फ इपोमिया ही देता हूं। जैसे इसके अंदर आता है इपोमिया भी आता है, कस्कुटा भी आता है, कस्कुटा। इनकी फैमिली का नाम जो है वो है कॉन्वोल्वुलेसी। कॉन्वोल्वुलेसी। इनकी फैमिली का नाम क्या है? कॉन्वोल्वुलेसी। तो ये कुछ फैमिली के एग्जांपल।
हालांकि थोड़ा सा रटने वाला लग रहा होगा कि इसके अंदर बहुत सारे, लेकिन इतना जितना भी हम बात करें ना, इतना भी आपको साथ साथ में आज घर पे जाना है और ऐसे ही एग्जांपल्स, जैसे मैं बता रहा हूँ ये पर्टिकुलर जीनस, ये फैमिली, ठीक है, फैमिली से क्या ऑर्डर बन रहा है, ऑर्डर से क्या क्लास बनेगी, वो सारी चीजें आपको इसी तरीके से लिख लिख करके याद करनी होगी, तभी ध्यान रहेगी, अदरवाइज आप भूल जाओगे। क्लियर है इतनी बातें? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। फैमिली के बाद में नेक्स्ट, अब सीधे सीधे एग्जांपल बताते जाता हूँ, है ना, अब सीधे सीधे एग्जांपल बताते जाता हूँ, वैसे भी क्लास का टाइम हो गया, या तो नेक्स्ट लेक्चर में बाकी जो है एग्जांपल्स वो बता दूंगा, बट इतने एग्जांपल जो है वो जरूर से ध्यान रखने हैं सब बच्चों को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट प्लान्स जो भी या अपने सिलेबस में जो भी आते हैं उनके क्लासिफिकेशन ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, यदि पता होगा कि किस तरीके से नाम लिख रहे हैं, कैसे एसी लगा रहे हैं, कहाँ पर ईडी लगा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने आप ही होता जाएगा। ठीक है, तो क्या कुछ और भी पूछना है क्या? नो सर। नो सर। ठीक है, चलो सर। तो फिर इसके बाद में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, इतना अच्छे से पढ़ के आना, क्वेश्चन पूछूंगा फिर इतने में से, चलो ओके ओके सर। ओके बाय बच्चों, सर। बाय ओके सर, बाय थैंक यू। बाय बाय थैंक यू सर। बाय बाय सर।